आज हम सभी लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, एक सब्जेक्ट है हमारा जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, नहीं, ये डिस्कस से कहीं ऊपर की बात है। आज हम जो भी बात करेंगे, हम सब मिलके प्रयास करें कि हम केवल बात नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे उस पर हम अमल भी करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय है, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर एक बात है कि ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, क्या ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है इस क्लाइमेटिकल चेंज के लिए? क्या हमारी जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है वो केवल और केवल मानवीय गतिविधियों के आधार पर ही हो रहा है? नहीं, यहाँ पर कुछ कारण नेचुरल भी है, कुछ कारण मानवीय भी है। यदि मैं बात करूं सन 1800 से 1800 के पहले की यदि मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं हमारे पास हम दोनों कारण के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन 1800 के बाद यदि आज हम बात करते हैं क्लाइमेटिकल चेंज की, तो कहीं ना कहीं वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम। कहीं ना कहीं 1800 के बाद से जो भी क्लाइमेट में परिवर्तन आया है उसके लिए कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स ज्यादा जवाबदार हैं। 1800 में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं 1800 से आज तक की हम बात करते हैं, पूरा वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पूरी धरती का तापमान बढ़ा है। यह एक सोचने का विषय है। यदि हमने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो मान के चलिए कि यह सदी के अंत तक अराउंड 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा। अब बात होती है कि भाई ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, तो ह्यूमन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है? सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट, पर मुझे लगता है कि दो मुख्य कारण है। दो मुख्य कारण है इसमें। जो एक कारण है वो है हमारा डिफॉरेस्टेशन और सेकंड है हमारा फॉसिल फ्यूल। कहीं ना कहीं जो फॉसिल फ्यूल का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है और जिस तरह से जंगलों की कटाई हो रही है, कहीं ना कहीं ये दो प्रमुख मानवीय गतिविधियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल क्लाइमेट में चेंज आए हैं, तापमान के अंदर वृद्धि हुई है। अब कहीं ना कहीं इसका कारण के पीछे हम जानने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज उत्सर्जन, इमिशन। वर्ल्ड की हर कंट्री इस एनवायरमेंट के अंदर इमिशन कर रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो रहा है। कुछ कंट्री का कंट्रीब्यूशन फॉर द सेम कम है, कुछ का ज्यादा है। फिर भी यदि मैं बात करूं तो यूएसए, रशिया, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया, कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन है इनकी भूमिका कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा है। तो जब हम प्रयास करें तो सबसे पहले हमें भी प्रयास करना होगा। और चूंकि मैंने इंडिया का नाम इसलिए लिया है कि मैं भी एक भारतीय हूं। आज मैंने आपसे शुरू में यही बोला था कि मैं यहां पर जो आया हूं वो इसीलिए आया हूं कि हमें बात नहीं करना है, हम लोगों को इस दिशा के अंदर प्रयास भी करना है। मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर समस्या का समाधान एजुकेशन में छिपा हुआ है। यदि आप शिक्षक, शिक्षार्थी, स्कूल, एजुकेशन, इन सभी को अगर आप जोड़ दें तो आप इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हर प्रोफेशन को कोई लीड करने वाला है तो यही हमारी भावी पीढ़ी है। यदि हर प्रोफेशन को जहां भी जो भी लीड होगा यही बच्चे करेंगे, कल यही बच्चे पॉलिटिशियन बनेंगे, यही बच्चे इंजीनियर बनेंगे, यही बच्चे डॉक्टर बनेंगे। यदि इन बच्चों को बदल दिया जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। और मेरा प्रयास मेरे इंस्टीट्यूट के द्वारा लगातार यही रहा है कि कुछ ऐसे प्रयास किया जाए, बच्चों में कुछ ऐसी चीजें डाली जाए, और यदि बच्चों को भी हम चेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम इस ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर भी सही मायनों में अंकुश लगा सकते हैं। हमें संस्था के अंदर, स्कूलों के अंदर, शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ ऐसे प्रयोग करना चाहिए जहां पे बच्चे वाकई में इस चीज को समझ पाए। हम हमारे संस्थान के थ्रू इस तरह का प्रयास करते हैं, जैसे प्लांटेशन।
हम बच्चों को प्रेरित करते हैं वर्ष में 2 बार कि आप बिल्कुल प्लांटेशन करिए। उनको स्कूल के द्वारा प्लांट दिए जाते हैं, केवल लगाने के लिए नहीं, लगातार उसका फीडबैक लिया जाता है और फीडबैक लेके हम ये चीज को पूरी तरह से क्लेरिफाई करते हैं कि वो पेड़ जिस बच्चे ने लगाया था वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। साथ ही अगर हम बच्चों की बात करते हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें, आपको हो सकता है लगेगा कि भाई बात इतने बड़े पैमाने पे हो रही है, एक वैश्विक समस्या की बात हो रही है, ग्लोबल समस्या की बात हो रही है, और ये बंदा यहाँ आकर एक स्कूल के छोटे बच्चों की बात कर रहा है। लेकिन मैं कनेक्ट करूंगा, ये चीजें बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि छोटे बच्चों से ही धीरे धीरे इन चीजों को बदला जा सकता है। एक बच्चा एक पेंसिल यूज करता है, वो पेंसिल वुड की बनी रहती है, कहां से आती है? जंगल से ही आती है। बच्चा बुक्स यूज करता है, कॉपी यूज करता है, ये काहे से रिलेट करता है? ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। हम लोगों को कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये चीजें बचपन से डालना पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा। मैं जहां तक ऑब्जर्व कर रहा हूं कि एक बच्चा आज औसतन रूप से भारतवर्ष के अंदर 2 से 3 पेंसिल प्रतिदिन यूज कर रहा है। सही मायनों में यदि वो बच्चा पेंसिल को यूज करेगा तो 1 वीक तक उस पर्टिकुलर पेंसिल को ये यूज कर सकता है। इस आंकड़े को कभी आप जोड़ के देखिएगा, पूरे भारतवर्ष के बच्चों की तुलना करिएगा, कितनी वुड उसके अंदर लग रही है, इसको देखिएगा कितने जंगल उससे कट रहे हैं। डेफिनेटली आप शॉक होंगे और सरप्राइज होंगे कि क्या एक पेंसिल भी इतना बड़ा कॉज बन सकता है इस क्लाइमेट परिवर्तन का। जी बिल्कुल बन रहा है। अब बच्चा बुक्स यूज करता है, अभी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, हर साल एक नया सिलेबस, हर साल नई पुस्तकें। क्या इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है? करना चाहिए, बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत बखूबी किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिसी चल रही इस पर्टिकुलर चीज को लेके वो एक सोचने का विषय। मैं खुद इस फील्ड में हूं, पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है यहां पर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज भी शायद मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक सिलेबस की 1 साल की किताबों को 3 वर्ष तक यूज किया जा सकता है। इमेजिनेशन करिए कि एक बच्चा उसी किताबों को 1 साल की जगह अगर 3 साल यूज करेगा, मतलब 3 टाइम्स वो अगर यूज करेगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो सीधा फायदा मिलेगा ना, वो हमारे पर्यावरण को मिलेगा। जो हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें फर्क पड़ेगा। मेरा लगातार प्रायोगिक प्रयास बच्चों को लेके यही रहता है। हम उनको बाहर भी लेके जाते हैं, उनको बैरन लैंड दिखाते हैं, उसके पीछे के छुपे हुए कारण हम उनसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, बच्चों से हम जब बात करते हैं तो एक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां से हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से कई लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। यदि इस ग्लोबल वार्मिंग को हम जानने की कोशिश करें, क्लाइमेटिकल चेंजेस को जानने की कोशिश करें, तो एक विद्यार्थी, एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर, एक टीचर, एक स्टूडेंट बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ सकता है, क्योंकि उसके पास तथ्यात्मक चीजें हैं, उसके पास डेटा है, उसके पास आंकड़े हैं, उसके पास रिसर्च है, उसके पास अनुसंधान है। और वही चीजें विद एविडेंस जब वो किसी दूसरे के साथ सोसाइटी में जाके डिस्कस करेगा, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो शिक्षा भी इस ग्लोबल क्लाइमेट में एक अहम भूमिका निभा सकती है। हमारी जो एनईपी लॉन्च हो रही है, कहीं ना कहीं पर्यावरणीय शिक्षा पे उसमें भी फोकस किया गया है, और सभी संस्थाओं को कहीं ना कहीं बच्चों में अवेयरनेस इस बात को लेके डालना ही चाहिए। आप देखिए, अब एजुकेशन वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं जो बहुत एजुकेटेड है, वो इस पर्टिकुलर प्लान को लेके, इस पर्टिकुलर डिजास्टर को लेके जब वो अवेयरनेस फैलाएगा, जब वो जागरूकता फैलाएगा, जब वो दूसरे लोगों से डिस्कस करेगा, डेफिनेटली द थिंग विल स्प्रेड वेरी सिस्टमेटिकली, द थिंग्स विल स्प्रेड वेरी प्रॉपरली। ये शिक्षित व्यक्ति जब किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को पॉलिटिक्स में चुनेगा, वो बेहतर व्यक्ति को चुनेगा, वो एजुकेटेड है, उसको मालूम है कि क्या एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है। वो कहीं ना कहीं अपने चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, उसको गाइड करेगा। कहीं ना कहीं एक वैश्विक रूप से किसी भी देश की सरकार को उसकी बात सुनना पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर सेक्टर इसके अंदर काम कर सकता है, लेकिन शिक्षा इस क्षेत्र के अंदर सबसे बेहतर काम कर सकती है। एक शिक्षित व्यक्ति इस क्लाइमेटिकल चेंज को लेके एक जागरूकता बहुत बेहतर तरीके से सोसाइटी के अंदर फैला सकता है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चों को बोल सकते हैं। देखिए, जब आप बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं स्कूल के अंदर, वो कम्युनिकेशन बच्चों के थ्रू उनके सहपाठियों तक पहुंचता है, बच्चों के थ्रू
उनके ब्रदर सिस्टर तक पहुंचता है, बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट तक पहुंचता है, पेरेंट के थ्रू पेरेंट से पेरेंट तक पहुंचता है, पेरेंट से पेरेंट, पेरेंट से पेरेंट, पेरेंट से पेरेंट, सोसाइटी तक पहुंचता है, सोसाइटी से सोसाइटी, संदेश बढ़ते चले जाता है। कहां से गया था ये? एक छोटे बच्चे से ये चीज स्प्रेड होकर आगे बढ़ी थी। अगर आपने उसको कुछ सिखाया है, हम हमारे संस्थान में बहुत इन चीजों का ध्यान रखते हैं। बच्चा अगर पानी की बोतल ला रहा है, वो अगर हाथ धो रहा है, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बात जब पर्यावरण की हो रही है, जब क्लाइमेटिकल चेंज की हो रही है, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बिल्कुल, हम बच्चों को बोलते हैं प्लीज डोंट वेस्ट वाटर, प्लीज यूज वाटर इकोनॉमिकली, प्लीज वाटर इज वेरी प्रीशियस। क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है, इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ पानी की कमी है, हमारे संस्थान में पानी नहीं है, सब हम इसलिए बच्चों को बोल रहे नहीं, एक अवेयरनेस बच्चों को देना पड़ेगी। हम बच्चों के लिए हमने फिक्स कर दिया है कि कितना पानी आप एक दिन में पी सकते हो। बच्चों की नॉर्मली आदत होती है, एक बॉटल को वो फिल करते हैं, थोड़ी देर के बाद जब भी वो रेसेस पीरियड में या लीव लेके वॉशरूम की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पानी की बोतल को पूरी तरह से वो खाली करते हैं, वापस से वाटर फिल करते हैं। एक बच्चा जहां उसको 1 से 1.5 लीटर पानी पर डे लगना चाहिए, वो बच्चा नॉर्मली पीने के पानी के रूप में 4 से 5 लीटर पानी पर डे वेस्ट कर रहा है, बाकी पर्पस से अलग वेस्ट कर रहा है। सोचने का विषय है। मैं चूंकि स्कूल एजुकेशन को रिलेट कर रहा हूं, मैंने कहीं ना कहीं इन सब चीजों को सोचने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है, और ये चीजें मेरे सामने आई है कि कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। हम लोगों ने हमारे स्कूल में कंपलसरी किया है कि वंस ए वीक बच्चों को ऑर्गेनिक खाना ही लाना है। अब देखिए, आप बोलेंगे भाई ऑर्गेनिक खाना क्यों? ऑर्गेनिक खाने की जब बात होती है, वो ऑर्गेनिक कैसे बना ये बात होती है, उसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए क्या किया गया इसकी बात होती है, वो चीजें क्यों इसमें यूज नहीं की गई इसकी बात होती है। और जब इसकी बात होती है ना, तो पर्यावरण की बात होती है, पर्यावरण को बचाने की बात होती है। बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है, ऑर्गेनिक फूड की वैल्यू तो समझता ही है, साथ ही साथ इस ऑर्गेनिक फूड को कहीं ना कहीं वो जब समझने लायक होता है, धीरे धीरे समझने लगता है, तो वो पर्यावरण के साथ रिलेट करता है। इस तरह की कई ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज हम लोग हमारे संस्थान में लगातार प्रयास करते हैं। और देखिए, कहा गया है कि शिक्षा दान एक महादान है। बच्चे जब इन सब चीजों को समझने लगते हैं, मैं एक बहुत छोटे से प्लेस से हूं, एक बहुत ही आदिवासी बाहुल्य इलाका, एक ट्राइबल एरिया है, 7 से 8 हजार मेरे गांव की पॉपुलेशन है, और वहां पर बहुत सारे ट्राइबल बच्चे हैं जिनको बहुत बेहतर एजुकेशन नहीं मिलता है। हम लोगों ने एक मुहिम भी चला रखी है कि शिक्षा दान एक महादान है। हम कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को लेके ऐसे ट्राइबल रिमोट एरियाज में जाते हैं, जो बच्चे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जिनको एनवायरमेंट की कहीं कोई समझ नहीं होती, लेकिन वो एनवायरमेंट के बीच में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे पर्यावरण से रिलेट करते हैं। हमारे बच्चे ऐसे बच्चों के साथ जाके शिक्षा दान महादान के अभियान के तहत उनके साथ डिस्कस करते हैं, और पर्यावरण अवेयरनेस की कई बातें उन बच्चों के साथ शेयर करते हैं, उनके पेरेंट के साथ शेयर करते हैं। मैं कहीं ना कहीं बस यही चाह रहा था कि एक स्कूल को, एक छोटे बच्चे को भी इस ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज से जोड़ा जाए, और यथार्थ के धरातल पे उतरकर एक बेसिक लेवल पे हम इस दिशा में काम प्रारंभ करें। यदि हम इस दिशा में काम प्रारंभ कर दें, तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव हमारी सोसाइटी में हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं यहाँ पर जो आया हूँ, केवल बात करने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं थोड़ा ये चाहूंगा आज कि मेरी ये बात, मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इस बात को करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात केवल कुछ लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, बात हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए, छोटे से छोटे बच्चे तक पहुंचना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप जिस भी फील्ड को रिलेट करते हैं, हर फील्ड को आपको कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से जोड़ना ही होगा। हम आज विकास की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, फिजिकल कंफर्ट की बात करते हैं, बहुत सारी हमको सुविधाएं चाहिए, लेकिन हम ये समझने को तैयार नहीं है कि इन सुविधाओं के पीछे क्या हम लगातार खोते चले आ रहे हैं। हमारा प्रयास बच्चों के लिए रहता है, एक मित व्ययिता क्या होती है, हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, पैसों के मामले में नहीं, चीजों के मामले में। एक कॉपी को तब तक यूज करो जब तक आखिरी पेज पूरा नहीं भर जाए। एक कॉपी के ऊपर एक प्रश्न के बाद, 2 प्रश्न के बाद 4 लाइन मत छोड़ो, 1 लाइन छोड़ के भी काम हो सकता है। पेज का ध्यान रखो, 3 साल तक अपने सिलेबस का यूज करो। तो डेफिनेटली ये जो छोटी छोटी चीजें हम इसीलिए बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि बच्चे अगर अवेयर होंगे, बच्चे इन सब चीजों को समझने लगेंगे, तो निश्चित रूप से ये बात और आगे तक कई लोगों तक पहुंचेगी। अपनी बात को विराम देने के पहले यहाँ बैठे सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, हम यहाँ पर
जो बात कर रहे हैं, क्यों ना आज हम शपथ लें। मैं चाहूंगा कि अपना सीधा हाथ आगे करके मेरे साथ यदि कुछ बातें दोहराई जाए तो निश्चित रूप से हमारे इस ग्लोबल क्लाइमेटिकल चेंज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि मेरे साथ इन चीजों को रिपीट किया जाए। हम भारत के वासी आज ये शपथ लेते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, हमारे इस अद्वितीय सुंदर पृथ्वी ग्रह को और सुंदर बनाने के लिए, और सुंदर बनाने के लिए हम सभी अपने अपने क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक यूनिक काम करेंगे और पूरे विश्व को एक नई राह दिखाएंगे। और हम भारतवासी इस क्लाइमेटिकल चेंज को सबसे पहले पूरा करेंगे और हमारे भारत देश को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।